महाराष्ट्र का नासिक जिला और नासिक का छोटा सा हिस्सा मालेगांव। 8 सितंबर 2006 को एक कब्रगाह में धमाका होता है। 37 लोगों की जान चली जाती है। महाराष्ट्र पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जांच में सिमी के कई आतंकी पकड़े जाते हैं। नाम है नूरुल हुदा, शब्बीर अहमद, रईस अहमद, सलमान फारसी, फारूक इकबाल, शेख मोहम्मद अली, आसिफ खान और मोहम्मद जायद। याद करिए वो दौर, देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पांव पसार रहा था और सरकारें और उनकी एजेंसियां आए दिन हो रहे आतंकी हमलों से परेशान थी। 3 महीने एटीएस की जांच चली, फिर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। वो जांच और 3 साल चली, जिसमें सीबीआई ने न केवल एटीएस की लाइन को पुख्ता किया, इस दौरान कुछ और मुलजिम पकड़े गए और सीबीआई के हाथ में कई अहम सबूत भी लगे, जिसके बाद नार्को टेस्ट के अलावा आरडीएक्स की बरामदगी कर सिमी आतंकियों के खिलाफ केस दाखिल किया गया। इन्हीं सबूतों के आधार पर सिमी आतंकियों की जमानत अर्जी कई बार अदालत में खारिज हुई, जिससे तत्कालीन सरकार पर अल्पसंख्यक समूहों का दबाव बढ़ने लगा और वोट बैंक की लालच में 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री ने नई दिल्ली में वो कह दिया जो आज से पहले देश के किसी गृह मंत्री ने नहीं कहा। Message is that right-wing fundamentalist groups are suspected to be behind some bomb blast. हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। 29 सितंबर 2008 मालेगांव, नासिक का यही मालेगांव एक और धमाके से दहल उठा। नूरजी मस्जिद के पास भीड़भाड़ वाले भीखू चौक पर दोपहर के वक्त धमाका होता है। 6 लोगों की जान जाती है। इसकी जांच एक बार फिर एटीएस के पास आती है, वो एटीएस जिसके मुखिया थे हेमंत करकरे। करकरे की मौत उसी साल मुंबई में 26 नवंबर के हमले में आतंकवादियों की गोलियों से हुई। लेकिन 29 सितंबर से 26 दिसंबर 2008 के बीच एटीएस की जांच में ऐसा कुछ हुआ जिसने भारतवर्ष की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। जो देश कई दशकों से कट्टर इस्लामी आतंक का दंश झेल रहा था, वहां पहली बार किसी आतंकी हमले की जांच में हिंदू संगठनों का नाम लिया गया। इनमें जो सबसे पहला नाम था वो था अभिनव भारत, दूसरा था जय वंदे मातरम। अभिनव भारत नाम का एनजीओ का गठन करने वाले थे लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और जय वंदे मातरम नाम से एनजीओ खड़ा कर रही थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। ये दोनों अपने अपने एनजीओ के बाय लॉज यानी संविधान तैयार करने के लिए उन दिनों लगातार बैठकें कर रहे थे। इन दोनों के सदस्य भी अलग अलग थे। इन संगठनों से जुड़े जिन लोगों को पकड़ा गया वो नाम और चेहरे आपको याद होंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, दयानंद पांडे उर्फ सुधाकर द्विवेदी और प्रमोद मुतालिक। इन चारों को एटीएस ने मालेगांव 2008 का मास्टरमाइंड करार दिया। इनके अलावा रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय रहीरकर, राकेश धावड़े, प्रवीण टकाले, शिवनारायण और श्याम साहू भी आरोपी बनाए गए। इनके अलावा इस कहानी के और भी किरदार हैं। मगर यहीं से पहली बार देश में एक नई थ्योरी का जन्म हुआ, हिंदू आतंकवाद यानी सैफरन टेरर। इस थ्योरी को और पुख्ता करने के लिए एक एक करके कई आतंकी हमले जोड़ दिए गए। 18 फरवरी 2007 का समझौता ब्लास्ट, 18 मई 2007 का मक्का मस्जिद ब्लास्ट और 11 अक्टूबर 2007 का अजमेर ब्लास्ट। पहले एटीएस की जांच पर गौर कीजिए। हेमंत करकरे की अगुवाई में एटीएस ने जो कहानी बनाई उसके मुताबिक 11 और 12 अप्रैल को भोपाल में अभिनव भारत का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हिंदू राष्ट्र पर चर्चा हुई। मगर आज तक हिंदू राष्ट्र की चर्चा का कोई सबूत एटीएस या दूसरी कोई एजेंसी देश के सामने नहीं ला पाई और न ही ये अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट का हिस्सा है। जांच एजेंसियों ने कहा कि आरोपियों ने काम का बंटवारा किया था, बम कोई और लाएगा, आदमियों का इंतजाम कोई और करेगा। इसका भी कोई सबूत आज तक अदालत में दाखिल नहीं किया गया। इसी तफ्तीश में एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा को अक्टूबर में, कर्नल पुरोहित और दयानंद पांडे को नवंबर में और बम असेंबल करने के आरोप में प्रमोद मुतालिक को 3 साल बाद एनआईए ने गिरफ्तार किया। एटीएस और एनआईए की इस सरकारी कहानी भारत में उन माध्यमों के हवाले से दुनिया तक पहुंचाई गई जो अरबों डॉलर के चंदे पर पलने वाले इकोसिस्टम का हिस्सा है। अभी मामला अदालत में है, इसलिए फैसले तक इंतजार करना होगा। मगर ऐसी ही कई कहानियां तो अजमेर, मक्का मस्जिद और समझौता के मामले में तत्कालीन सरकारों ने एजेंसियों का दुरुपयोग करके चलाई, जो अदालतों में खारिज हो चुकी हैं। 2008 में एटीएस ने शुरुआती जांच की पूरी कहानी एक ऐसी बाइक के इर्द गिर्द बुनी जिसके नंबर और मालिक की पहचान सवालों के घेरे में थी। वो बाइक थी गोल्डन कलर की LML फ्रीडम। मौके पर ऐसी 2 बाइक जली हुई हालत में मिली।
जिनके चेसिस नंबर पहचाने जाने लायक नहीं थे। बचे खुचे नंबरों से एटीएस सूरत के एक डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंची, जिसके बताए नंबरों के आधार पर एटीएस ने साध्वी को प्लांट कर दिया। एटीएस की कहानी तो यही थी कि साध्वी ने धमाकों के लिए बाइक मुहैया कराई, मगर इसका सच सुनिए, साध्वी तो वो बाइक 4 साल पहले रामजी नाम के व्यक्ति को बेच चुकी थी। इस बात की तस्दीक बाइक की सर्विस करने वाले मैकेनिक ने अदालत में की। यानी एटीएस के लिए तो टारगेट रामजी होना चाहिए था, मगर रामजी का आज तक कुछ पता नहीं। दूसरा तर्क ये कि साध्वी प्रज्ञा या दूसरा कोई भी ऐसे धमाकों के लिए अपने नाम की बाइक देगा ही क्यों। मगर एटीएस ने तो बाइक की तफ्तीश के बहाने 8 अक्टूबर 2008 को इंदौर से उज्जैन जा रही प्रज्ञा ठाकुर को सूरत बुलवाया। 10 अक्टूबर की रात को सूरत से उन्हें उनके शिष्य भीमसेन पसरीचा के साथ उठा लिया गया और मुंबई ले जाया गया। एटीएस ने 11 अक्टूबर से साध्वी पर अत्याचारों का जो सिलसिला शुरू किया वो अंतहीन था। एटीएस के उस महापाप की कहानी सुनिए खुद साध्वी की ज़बानी। रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। पहले कोई प्रश्न नहीं किया, तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर पीटा क्यों जा रहा है, और बेल्टों से पीटा जा रहा था। बेल्टों से? हाँ, बेल्ट मतलब जो पुरुष बेल्ट लगाते हैं, ये बेल्ट नहीं होता है। जहां तक मुझे लगता है कि जो एक्सपेलर होता है, उसका जो पट्टा होता है चौड़ा, वो पट्टा होता है, उसमें वो एक लकड़ी की मूठ लगा लेते हैं, उसको व्यवस्थित करके उससे वो पीटते हैं। एटीएस ने जो केस बुना उसमें 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तारी दिखाई गई। इससे पहले मुंबई में एटीएस ने अपनी डेली एंट्री में लिखा था कि साध्वी को लॉज में ठहराया गया, जबकि एटीएस लॉज के रजिस्टर या रसीद जैसा कोई भी कागज पेश नहीं कर पाई। तो बड़ा सवाल ये कि 11 से लेकर 23 अक्टूबर तक साध्वी प्रज्ञा कहां रही। ये चंद वाक्य उस चिट्ठी से हैं जो साध्वी प्रज्ञा ने मुंबई कोर्ट को लिखी। साध्वी ने लिखा, मुंबई की काला चौकी में मुझे 13 दिन तक गैर कानूनी रूप से रखा गया और भयानक शारीरिक, मानसिक और अश्लील प्रताड़नाएं दी। एक स्त्री होने पर भी मुझे बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने सामूहिक रूप से गोल घेरे में घेर कर बेल्टों से पीटा, पटका, गालियां दी और अश्लील सीडी सुनवाई। उनका ये काम दिन रात चलता रहा। फिर पता नहीं क्यों मुझे राजपूत होटल ले गए और अत्यधिक प्रताड़ित किया, जिससे मेरे पेट के पास फेफड़े की झिल्ली फट गई। मेरे बेहोश हो जाने और सांस न आने पर मुझे एक प्राइवेट अस्पताल सुश्रूषा में ऑक्सीजन पर रखा गया। इसी अस्पताल में झिल्ली फटने की रिपोर्ट है। 2 दिन बाद गुप्त रूप से फिर अस्पताल बदल दिया। 5 दिन तक मुझे ऑक्सीजन पर रखा गया। थोड़ा आराम मिलने पर पुनः काला चौकी के मिस्टर सावंत के ऑफिस रूम में रखा गया तथा अश्लील गालियां, प्रताड़नाएं दी जाती रही। फिर मुझे यहाँ से लेकर नासिक गए और 13 दिन बाद गिरफ्तार दिखाया। इतने दिनों मैंने कुछ खाया नहीं तथा प्रताड़नाओं और मुंह बांध कर रखे जाने से मैं बहुत ही विक्षिप्त अवस्था में आ गई थी। उन्होंने एक दिन पिटाई नहीं की, उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की। मेरी दिन रात पिटाई करते थे और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर, हाथ नीले और काले पड़ जाते थे। उंगलियां भी ऐसी टेढ़ी नहीं होती थी, मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पाती थी पानी पीने के लिए। ये थी साध्वी की चिट्ठी। अब ये भी याद रखिए कि जिस वक्त साध्वी को भयानक यातनाएं दी जा रही थी, उस वक्त एटीएस चीफ का नाम था हेमंत करकरे। तफ्तीश का दूसरा पहलू देखिए। जब मस्जिद के पास धमाका हुआ तो हजारों मुसलमान वहां इकट्ठा हो गए। पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड पर पथराव हुआ, मगर रात तक सारी मस्जिद साफ कर दी गई और एटीएस को अगले दिन वहां थैले में टंगा एक जिंदा बम मिला। चार्जशीट में ये रिकवरी दिखाई गई। 24 घंटे बाद जिंदा बम की रिकवरी एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। इस कहानी का दूसरा अहम किरदार है लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि आर्मी ने अपने ही इंटेलिजेंस अफसर को सिविल पुलिस के हवाले कर दिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऐसा अफसर जिसे जम्मू कश्मीर से मध्य प्रदेश ट्रांसफर किया गया एक स्पेशल मिशन के लिए। पुरोहित का मिशन आज भी रहस्य है। और कमाल ये कि इतने सब पर भी पुरोहित बाकायदा सेना का हिस्सा है। सेना की ओर से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। – 2008 से 2011 तक 3 साल एटीएस ने छानबीन की। फिर 13 अप्रैल 2011 को एनआईए ने केस हाथ में लिया। उसके बाद भी कई साल तक बिना चार्जशीट और बिना इन्वेस्टिगेशन के साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित जेल में पड़े रहे। इस मामले में समझौता ब्लास्ट के आरोपी लोकेश शर्मा और धन सिंह को भी 2012 में आरोपी बनाने की कोशिश की गई, मगर हैरानी की बात देखिए, एनआईए इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल ही नहीं कर पाई। नतीजा, दोनों को जमानत मिली।
आखिर 15 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों पर से मकोका का चार्ज हटाने का आदेश दिया। 2008 में एटीएस ने अपनी कहानी को और पुख्ता करने के लिए एक किरदार और चुना। 10-11 नवंबर की दरमियानी रात इंदौर में दिलीप पाटीदार को उसके घर से एटीएस ने उठाया और तब से आज तक दिलीप पाटीदार घर नहीं लौटा। इंदौर के पुलिस स्टेशन में दिलीप की सुपुर्दगी का रिकॉर्ड मौजूद है। इंदौर की सीबीआई कोर्ट में एटीएस के 2 अफसरों रमेश मोरे और राजेंद्र घुले पर आपराधिक मामला चलाने का निर्देश दिया, मगर उस वक्त महाराष्ट्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। दिलीप के परिवार को यह आज तक नहीं पता कि दिलीप का कसूर क्या था। एटीएस आज तक नहीं बता पाई कि दिलीप को घर से उठाया क्यों गया था। उनकी तो कोई आस ही नहीं है अब कि उन्होंने उनको मतलब जो जिंदा रखा होता तो 8 साल तक किसी भी गवाह को भी दबा के नहीं रख सकते ना, गवाह को भी सामने लेके आते, या तो उनके साथ कोई गलत ही कर दिया उन्होंने। इसका भविष्य बनाना है मेरे को, बस इसके भविष्य के लिए जी रही हूँ मैं बस। एटीएस की इस कहानी में एक और किरदार है कमल चौहान। 10 फरवरी 2012 को एनआईए ने इंदौर के देपालपुर में कमल के घर से उसे उठाया, हवाई जहाज से दिल्ली लाए और नोएडा के गेस्ट हाउस में लाकर वहां से गिरफ्तारी 12 फरवरी को दिखाई। मगर देपालपुर थाने की ये डायरी एंट्री 10 फरवरी का सबूत थी, तो फिर सवाल ये कि 2 दिन तक एनआईए ने कमल को अवैध हिरासत में क्यों रखा। प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो था हमारे पिताजी का या हमारे घर परिवार का था, वो सब मिट्टी पलीत कर दिया इन लोगों ने। हमारा व्यक्तिगत जो रूप था, अब एक वर्ग विशेष से इन्होंने हमारी जो है दुश्मनी करवा दी, जबकि हमारा बहुत प्रेम था सभी लोगों से। ऐसे ही एनआईए ने एक और किरदार चुना, बलबीर। ये कहानी बिल्कुल फिल्मी लगेगी। 14 जनवरी 2013 की आधी रात इंदौर में ही मांगलिया की एक बस्ती को 50 से ज्यादा पुलिस वाले घेर लेते हैं। बलबीर सिंह के घर में घुसते हैं, तलाशी लेते हैं। इस बीच बाहर सैकड़ों लोग और बच्चे जुट जाते हैं। पुलिस वाले बिल्कुल राजनीतिक सभा की तरह वहां चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि उन्होंने बलबीर के घर से खतरनाक सामान बरामद किया, और वो खतरनाक सामान पुलिस वालों ने अपने हाथों से लिखा। जरा देखिए, खाकी निक्कर, जुराबे, टोपी, सीटी और कुछ साहित्य। आरएसएस के इस गणवेश यानी विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले परिधान को खतरनाक कहने वालों का मकसद क्या था, और एटीएस जो लिख रही थी, क्या वो देश के गृह मंत्री के कहने पर लिख रही थी? ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। मगर हैरान होंगे आप कि बलबीर का नाम आज एनआईए की चार्जशीट से ही गायब है। तो उस वक्त की एनआईए और उसके राजनीतिक आका कौन थे, ये तो आप समझ ही गए हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये सब 2008 से ही क्यों शुरू हुआ? उससे पहले भी तो महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी। ये तर्क भी समझिए। 2004 में यूपीए सरकार आने के साथ ही भ्रष्टाचार और लेन देन का खेल शुरू हो गया। कॉमनवेल्थ, सत्यम, गोल्ड स्कैम जैसे हजारों करोड़ के घोटालों से यूपीए सरकार घिर चुकी थी। इससे पहले देश में आतंकवादी हमलों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। इसी दौर में अमरनाथ यात्रा, रघुनाथ मंदिर, अक्षरधाम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी आतंकी हमले हुए। इन सभी में मुस्लिम आतंकियों की धरपकड़ जारी थी। इन कारणों से कांग्रेस के वोट बैंक यानी अल्पसंख्यक समाज का दबाव कांग्रेस पर बढ़ रहा था। यूपीए सरकार सीबीआई के माध्यम से चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लिहाजा इसी दौर में एनआईए का गठन हुआ। हिंदू आतंक की एक नई स्क्रिप्ट के साथ एनआईए को नया असाइनमेंट दिया गया, यानी ये पूरा खेल कांग्रेस के अपने घोटालों और कट्टर इस्लाम के आतंकी हमलों से ध्यान हटाने और भारत की जनता को भरमाने के लिए शुरू किया गया।